स्कूल के अंदर आने की इसे किसने अनुमति दी? मुझे कई दिनों से यही बात परेशान कर रही थी। पहली बार जब ऐसे स्कूल के प्रांगण में उसे देखा तो लगा था शायद इसे पहले कहीं देखा है। उसे देखकर हर किसी के मन में एक भय समा जाता था कि यही ये किसी का नुकसान न पहुंचा दे। बिखरे हुए बाल और पुराने फटे हुए कपड़े पहने वो 21-22 साल की थी। उसके पास ही एक 4 साल की बच्ची बैठी नजर आती थी। वो न जाने क्या बड़बड़ाती रहती थी और उस बच्ची को समझाती रहती, जो समझना मुश्किल था। मैंने एक दिन प्रिंसिपल मैम से आखिर पूछ ही लिया, मैम इस पगली और इसकी बच्ची इस तरह यहाँ रहने से तो हमारे स्कूल की प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। ये दिन भर स्कूल के अंदर ही रहती है, कभी किसी को नुकसान पहुँचा दिया तो हम क्या करेंगे? वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। बहुत ही दुखियारी है, बहुत कष्ट झेले हैं उसने अपने अभी तक के छोटे से जीवन में। तुम्हें तो अभी कुछ ही महीने हुए हैं अपने इस स्कूल में नौकरी करते हुए। मुझे ध्यान से देखते हुए वो आगे बोली, निशा तुम भी तो यहीं से 12वीं तक पढ़ाई की है ना? क्या तुम्हें अपने क्लास की सोनिया याद है? मैंने अपनी याददाश्त को जोर डालते हुए कहा, मैम वही सोनिया शर्मा जो हमेशा फर्स्ट आती थी। हाँ वही सोनिया। मुझे बात समझ नहीं आ रही थी कि मैं प्रिंसिपल मैम से इस पगली और उसके बच्चे के बारे में बात कर रही थी और वो सोनिया के बारे में क्यों बता रही थी। पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी वो और देखने में भी बहुत सुंदर। कितनी हंसमुख थी और सबकी मदद करने को हमेशा तैयार रहती थी। उसका वो मुस्कुराता चेहरा मेरी नज़र के सामने आ गया। तुम्हें शायद आश्चर्य होगा, ये वही सोनिया है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसकती नज़र आने लगी मुझे। क्या? मेरे मुंह से इतना ही निकला और मैंने कुर्सी को कस कर पकड़ लिया। हाँ निशा, यह वही सोनिया है। इस स्कूल में इसके प्राण बसते हैं। हम इसे यहाँ से निकाल नहीं सकते। मैंने कोशिश की है कि कई बार एनजीओ वालों से भी बात की, वो इसे यहाँ से ले जाते हैं। वे फिर थोड़े दिन में यहाँ भाग आती है। इसके इलाज की भी कोशिश की पर ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेती, किसी को तंग नहीं करती है। मुझसे तो बहुत अच्छे से बात करती है। कभी कभी वो अपनी बच्ची को इसी स्कूल में पढ़ाना चाहती है। हम इसके और बच्चे के लिए खाने पीने का इंतज़ाम कर देते हैं। मैम इसके साथ ऐसा क्या हुआ जो इसकी ऐसी हालत हो गई? मुझे बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा। यह वही सोनिया है। बहुत ही दुख भरी दास्तां है इसकी। तुमको पता है इसकी चाची ने तो इसे पहचानने से भी मना कर दिया। माँ तो इसे जन्म देते ही चल बसी थी और पिता भी न जाने कहाँ चला गया, जो कभी लौट कर आया ही नहीं। इसके चाचा रामलाल जो इसी स्कूल के आगे आइसक्रीम का ठेला लगाते थे, उन्होंने इसको पालने की जिम्मेदारी तो उठाई पर इसकी चाची इस पर बड़ा जुल्म ढाती थी। हमेशा मार पीट गाली गलौज तो करती ही थी और घर का सारा काम इससे ही करवाती थी। मैम पर ये इतना खुश कैसे रहती थी? हमें तो कभी इसने ये बातें बताई ही नहीं। इसको देखकर कभी नहीं लगता कि इस पर इतना अत्याचार होता होगा। हाँ बहुत दर्द समेटे है ये अपने में। भगवान ने इसके साथ बहुत अन्याय किया। रामलाल के साथ ये स्कूल के बाद उसके काम में भी मदद करवाती थी। एक दिन जब वो बीमार था
तब ठेला लेकर घर जाते समय कुछ आवारा लड़कों की गंदी नज़र इस पर पड़ गई। उन्होंने आइसक्रीम लेने के बहाने इसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। इसने जब इनकार किया तो इसे जबरन उठाकर सुनसान जगह पर ले जाकर इसके साथ दुष्कर्म किया। उसी के बाद से इसकी ऐसी हालत हो गई। देर रात तक जब ये घर नहीं पहुंची तब चाचा चाची इसे ढूंढते हुए उस जगह पहुंच गए जहां उनका ठेला तोड़कर फेंका हुआ था, और वही ये छत विछ हालत में अर्धनग्न थी। उसके चाचा को वहीं हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। चाची इसे ही कसूरवार समझ रही थी। अपने पति की मौत का कुलक्षणी मनहूस जन्मते ही माँ को खा बसी। पिता का अता पता नहीं और जिसने पाला पोसा उसकी मौत का कारण बनी। अब ना जाने किसके साथ मुंह काला करके बैठी है। इसके कारण मेरी बच्चियों की शादी भी नहीं होगी। कुछ महीनों बाद इसे स्कूल में ऐसी हालत में देखा तो मैंने जानने की कोशिश की। तब पता चला उस समय ये माँ बनने वाली थी। मेरी आंखें भर आई सोनिया की दास्तां सुनकर। मैं प्रिंसिपल रूम में निकलकर उस जगह खड़ी थी जहां सोनिया अपनी 4 साल की बच्ची को गोद में बिठा कॉपी पेंसिल पकड़ाकर पढ़ा रही थी। वो कहकर गए हैं कि आज सैलरी की आखिरी तारीख है। आज तो लिस्ट बना ही लेती हूँ राशन की, और इतनी भीषण गर्मी में पंखे कूलर काम ही नहीं कर रहे हैं। सोच रही हूँ कि इस साल एक नई ऐसी ले ही लूँ। लेकिन सोचते हुए शुभ्रा अचानक ही उसे सुबह हुए प्रवीण के साथ बहस का ख्याल आता है। नहीं, अगर मैं एसी के लिए इन्हें तंग करने लगी तो ये फिर मुझ पर बरसेंगे और पिछले महीने की सैलरी का हिसाब पूछने लगेंगे। क्यों नहीं मैं इन्हें एसी किस्त में लेने को कहकर देखती हूँ, लेकिन पहले इसे पुराना हिसाब दिखाना होगा, तभी ये तैयार होंगे। चलो कोई बात नहीं, हिसाब की डायरी में 2 महीने के हिसाब लिखने बचे हैं। ओफ हो, मुझसे ऐसी गलती कैसे हो सकती है। खैर, घर के कामों को जल्दी निपटाकर मैं ये काम भी जल्द ही कर दूंगी। काम करते करते इतना समय हो जाएगा पता ही नहीं चला। बच्चों को स्कूल से भी तो लेने जाना है। शुभ्रा झटपट नहा धोकर तैयार होती है और अपनी स्कूटी निकालकर बच्चों को लाने जाती है। रास्ते में स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। तुरंत पेट्रोल पंप में 300 का पेट्रोल डलवाती है और फिर स्कूल पहुंचती है। स्कूल पहुंचने पर पता चलता है कि आज पेरेंट्स मीटिंग है। बच्चों की क्लासेस के बाद पेरेंट्स मीटिंग रखी जाती है। शुभ्रा मन ही मन अपने आप को कोसते हुए कहती है, कुछ काम ठीक से नहीं कर सकती। आज स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, वो भी याद नहीं रख सकी तो फिर प्रवीण को हिसाब का लिस्ट क्या खाक बनाकर दिखाएगी। चेहरे से स्कार्फ हटाते हुए, आधी तो ये गर्मी जान ले रही है हमारी। संजू संजना को देखते ही शुभ्रा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। संजू संजना, वो देखो मम्मी आ गई। भैया मम्मा कहाँ थी? आपको पता था ना आज पेरेंट्स मीटिंग है। हमारी क्लास आज जल्दी ख़त्म हो जाएगी, फिर भी आप इतनी लेट हो गए। सॉरी माय डियर, काम के चक्कर में आज पेरेंट्स मीटिंग है, दिमाग से ही उतर गया था। तभी संजू, मम्मी जल्दी आओ। मैम आपके बारे में 10 बार पूछ चुकी है। सभी के पेरेंट्स आ चुके हैं, सिर्फ आप ही बचे हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ। शुभ्रा क्लासरूम में प्रवेश करती है। ओहो मिसेस शुभ्रा, प्लीज़ वेलकम। थैंक यू मैम, कैसे हैं आप? आई एम फाइन मिसेस शुभ्रा। एंड यू मिसेस शुभ्रा? आई एम ऑलवेज फाइन मैम। गुड, तो आपको संजू और संजना से सारी बातें तो बता ही दी होगी।
नो मैम, एक्चुअली मुझे उनके बात करने का समय ही नहीं मिला। ओके, कोई बात नहीं मिसेस सुब्रा, हम आपको बताते हैं। आपको तो पता ही है कि संजू और संजना पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और खेलकूद में भी बहुत अच्छे हैं। अभी कुछ प्रतियोगिताएं होने वाली हैं स्कूल में। ये प्रतियोगिता हम नहीं, बाहर के कई बड़े स्कूलों द्वारा कराया जा रहा है और इसमें हमारे स्कूल का भी चयन किया गया है। आपने स्कूल के सबसे होशियार बच्चों को ही हम इसमें पार्टिसिपेट करा सकते हैं और हमने इसमें संजू और संजना का भी नाम लिखा रखा है। जो बच्चा इसमें अच्छे रैंक से अव्वल आएगा उसे स्कॉलरशिप व बहुत से नॉलेज की क्लासेस फ्री मिलेंगी, जिसका कुछ शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन स्टार्ट में आपको एक बच्चे के पीछे 3,000 रुपये के फॉर्म भरकर जमा करने होंगे। चूँकि संजू और संजना पढ़ाई ही नहीं, खेलकूद व बाकी हर चीज़ों में होशियार है, इसलिए हमारी प्रिंसिपल मैम ने इनके फॉर्म की शुल्क भी कम की है। और हाँ सुब्रा जी, ये शुल्क सिर्फ प्रतियोगिता के चलते तक है। जिस बच्चे का चयन हो गया तब तक ठीक है, जिस बच्चे का चयन नहीं हो पाता है उन्हें 1 महीने में उनके फॉर्म का शुल्क वापस मिल जाएगा। वाह, डेट्स ग्रेट मैम। जी सुब्रा जी, अब आप बताइए, क्या मैं दोनों बच्चों का फॉर्म जमा कर दूं? जी मैम, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि मुझे कितना शुल्क अदा करना होगा। मिसेस सुब्रा, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि एक बच्चे के पीछे 3,000 फीस है, 2 बच्चों का 6,000 होता है। लेकिन हमारी प्रिंसिपल मैम ने इनका रिकॉर्ड देखते हुए फॉर्म का फ़ीस 5,000 कर दिया है, तो आपको सिर्फ 5,000 ही देने होंगे और फॉर्म भरने होंगे। ओके मैम, मैं अभी फॉर्म भर देती हूँ। ठीक है मैम, अब मैंने फॉर्म तो भर दिया, अब मैं चलती हूँ। जी मिसेस सुब्रा, और हाँ, बच्चों को प्रतियोगिता के लिए तैयार करना आपकी जिम्मेदारी है। इधर तो तैयारी कराएंगे ही, लेकिन घर में भी बच्चों का अच्छा ध्यान व नॉलेज की चीज़ें व बातें आप बताते रहिए। जी मैम, सुब्रा कहती है, आप तो अपने मेरा काम डबल कर दिया है। कोई बात नहीं मिशन मैम, अब इसे भी शामिल कर लेते हैं। दोनों हंसते हैं। ओके मैम, अब मैं चलती हूँ। जी मिसेस सुब्रा, हैव अ गुड डे। थैंक यू मैम। ओके बाय। सुब्रा क्लासरूम से बाहर आती है और बच्चों को लेकर घर आने के लिए बच्चों को अपनी गाड़ी में बैठाती है। तभी संजू कहता है, मम्मा टीचर ने क्या कहा? सुब्रा कहती है, कुछ नहीं, हमेशा की तरह आप दोनों की तारीफ़ कर रही थी। और हाँ, अभी कुछ स्कूल में प्रतियोगिताएं होने वाली हैं, उसके बारे में कुछ कह रही थी और आप दोनों को इसमें पार्टिसिपेट करने को कहा गया है और उसकी तैयारी मैं कल से ही तुम्हें करवाती हूँ। ओके मम्मा। मम्मा, बहुत गर्मी है, कुछ आइसक्रीम हो जाए। उफ, गर्मी, ये याद आया मुझे घर जाकर प्रवीण को हिसाब का लिस्ट भी तो बनाकर दिखाना है। तभी रास्ते पर एक आइसक्रीम पार्लर दिखा। वहाँ से सुब्रा ने 2 डिब्बा फैमिली पैक का लिया और बच्चों को घर में खाने को कहा। फिर सुब्रा संजू संजना को सीधे घर लाती है और बच्चों को फ्रेश करके खाना खाने को कहती है। सुब्रा बच्चों को खाना देकर घड़ी देखते हुए, ओह नो, सिर्फ 1 घंटे बचे हैं प्रवीण आने में। बच्चों के खाना खाते तक मैं जल्द ही हिसाब का लिस्ट बना लेती हूँ। तभी डोरबेल बजती है। अभी कौन होगा? सुब्रा सोचते हुए जाती है और दरवाज़ा खोलती है। सामने प्रवीण को और उसके हाथों में मिठाई के डिब्बे देखकर सुब्रा समझ जाती है कि आज प्रवीण को सैलरी मिल गई है।
तभी प्रवीण कहता है, अरे भाग्यवान, अब अंदर भी आने दोगी या बाहर ही खड़े रखोगी? हाँ वेलकम जी, चेहरे में बड़ी मुस्कान रखते हुए। ये मिठाई के डिब्बे एक नहीं दो दो। क्या बात है, आज तो लगता है कोई बड़ी खुशखबरी है। हाँ बताओ। तभी प्रवीण कहता है, हाँ हाँ अभी बताता हूँ, रुको फ़ोन लगाकर पूछने दो जरा। कहाँ पहुँचे वो अभी तक? कौन प्रवीण, कोई मेहमान आ रहे हैं क्या? आपने बताया नहीं, मैंने कुछ तैयारी भी करके नहीं रखी है। अरे सब्र करो सुब्रा, प्रवीण कहता है। तभी डोरबेल बजती है। प्रवीण कहता है, देखो सुब्रा, लगता है वही है। जी मैं देखती हूँ। सुब्रा दरवाज़ा खोलती है और दो मज़दूरों के हाथों में न्यू एसी का बॉक्स देखकर ओह प्रवीण कहकर प्रवीण के गले लग जाती है। मजदूर एसी अंदर रख कर बकाया लेकर चले जाते हैं। तभी शुभ्रा कहती है, ये क्या प्रवीण, अभी आपको सैलरी मिली है और उसमें शुरुआत में ही इतना बड़ा खर्च, पूरा महीना बचा है अभी। फिक्र मत करो शुभ्रा। शुभ्रा, कंपनी में मुनाफा होने के कारण सर ने सबको बोनस दिया है। मैंने सोचा कब से तुम मुझे नई एसी के बारे में कह रही थी और उमस भरी गर्मी ने भी मुझे यह एहसास कराया कि घर में सबको इतनी गर्मी में परेशान हो रही होगी और तुम्हारे हिसाब का भी तो कुछ बजट बचा होगा, है ना शुभ्रा? हाँ हाँ, लोग घर और बच्चों के कामों में इतने बिजी हो गए कि हिसाब के आखिरी पन्ना तो बच ही गया और लगता है शायद वो आखिरी पन्ना हर गृहिणी का बच जाता होगा। तभी प्रवीण, तुम और तुम्हारे हिसाब का आखिरी पन्ना पता नहीं कब पूरा होगा, दोनों कहते हुए हंसते हैं। तभी संजू और संजना दौड़कर अपने पापा के गले लग जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं आप सबके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाती रहूँगी। धन्यवाद।